Hello everyone, welcome to my channel Study Law with Dr. Tamanna Sharma. Today we will be discussing what is the role of Union Declaration of Human Rights. It's part 2. इस part 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट और स्ट्रक्चर क्या है यूडीएचआर का, जिसमें कि 30 आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको यूडीएचआर की इंट्रोडक्शन बताई है, व्हाट इज यूडीएचआर बताया और इसकी बैकग्राउंड कि ये किस तरीके से फॉर्म हुआ था। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर गाइज, आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल, अगर आपको मेरा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है, अगर ये आपके यूजफुल हो रहा है, तो प्लीज आप इस प्रेजेंटेशन को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे बढ़ावा मिलता है ताकि मैं और एंड मोर कंटेंट बना सकूं। सो लेट्स बिगिन विथ पार्ट 2। यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये अडॉप्ट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को। इस दिन को हम 10 दिसंबर 1948 को एज ह्यूमन राइट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ईयर 1966 में दो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स थे जो कि अडॉप्ट करे गए थे। पहला इंटरनेशनल कोवेनेंट है दैट इज ICCPR, जिसको हम कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी कहते हैं, और दूसरा कोवेनेंट था ICESR, जिसको हम इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट भी कहते हैं। ये दोनों कोवेनेंट्स दे केम इनटू फोर्स इन 1976। ICCPR, ICESR दोनों ही बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स है, वेयर एज UDHR जो है दैट्स अ नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। ये तीनों इकट्ठे मिलके दीज आर द 3 की डॉक्यूमेंट्स जो कि कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं द बेस ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ, और ये इकट्ठे मिलके बनाते हैं इंटरनेशनल बिल्स ऑफ राइट। स्ट्रक्चर ऑफ UDHR, ये कंसिस्ट करता है प्रीएम्बल का। प्रीएम्बल फर्दर कंसिस्ट करता है आर्टिकल्स का, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 30 तक है। आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 जनरल प्रिंसिपल बताता है। आर्टिकल 3 से आर्टिकल 21 तक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स बताए गए हैं। आर्टिकल 22 से आर्टिकल 27 तक इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स बताए हुए हैं, वेयर एज आर्टिकल 28 टू आर्टिकल 30 कंक्लूड करता है प्रोविजंस। इनको फाइनल आर्टिकल्स भी कहा जाता है। Now we will be discussing the articles of UDHR or the rights covered in UDHR. ये 1 से लेकर 30 तक है। आर्टिकल 1 जो है वो इक्वालिटी के बारे में बताता है। आर्टिकल 1 कहता है कि all human beings are born free and equal in dignity and rights. इसका मतलब है कि जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं वो बॉर्न हैं फ्री, पैदा हुए हैं फ्री, और इक्वल है डिग्निटी और राइट्स में। उनकी रिस्पेक्ट और उनके राइट्स जो है, डिग्निटी और राइट्स है, वो इक्वल है सारे ह्यूमन बींग्स के लिए। दैट मीन्स स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचार्य, बहनचार्य के साथ हमें रहना चाहिए। आर्टिकल 2 कहता है फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितना भी हमारा ह्यूमन बींग है, उसके बीच में हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे, सच एज रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियंस, नेशनल और सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ और अदर स्टेटस. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of political, jurisdictional, or international status of country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing, or under any other limitation of sovereignty. तो बहुत सरल भाषा में बोले, डिस्क्रिमिनेशन अलाउड ही नहीं है ह्यूमन बींग्स में। So therefore, everyone is entitled to all the rights and freedom set forth in this declaration. तो अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 3, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल सिक्योरिटी। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? हर इंसान को जिंदगी जीने का अधिकार, अपनी आजादी का अधिकार और अपनी सुरक्षा का अधिकार है। जो आर्टिकल 3 है, इसका सिंपल मतलब है कि हर व्यक्ति को जीने का हक है। किसी भी इंसान की जान को बिना कानूनी वजह के नहीं लिया जा सकता। साथ ही हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आजादी है,
और उसकी पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी की रक्षा करना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर किसी इनोसेंट पर्सन को बिना किसी कानूनी प्रोसेस के मार दिया जाए तो उसके राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर किसी व्यक्ति को बिना लीगल रीजन के बंद कर दिया जाए या उसकी फ्रीडम छीन ली तो उसके राइट टू लिबर्टी का वायलेशन है। सो बेसिकली जो तीन चीजें इसमें हमने तीन वर्ड्स यूज करे हैं, लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी। लाइफ का मतलब है जीने का हक, लिबर्टी का मतलब है आजादी का हक और सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा का हक। अब आते हैं आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 कहता है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। इसका सिंपल मीनिंग है किसी भी इंसान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता और किसी व्यक्ति से स्लेवरी या फोर्स्ड सर्विट्यूड नहीं करवाई जा सकती। जैसे कि आप ले लो, आर्टिकल 4 जो है वो कहता है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का गुलाम नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अपने कंट्रोल में रखना, उसकी फ्रीडम छीन लेना या उसे गुलाम की तरह काम करवाना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अगर किसी पर्सन को जबरदस्ती किसी जगह रखा जाए, उसको जाने की परमिशन ना दी जाए और उससे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करवाया जाए तो ये स्लेवरी या फोर्स्ड सर्विट्यूड की सिचुएशन हो सकती है। अब इसके बाद वैसे एक बेसिक चीज बताती हूँ, नो ह्यूमन कैन बी अनदर ह्यूमन बीइंग स्लेव। आर्टिकल 4 बेसिकली ये बोल रहा है। अब आर्टिकल 5 पे आते हैं। अब हम आर्टिकल 5 पर आते हैं, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। इसका मतलब भी बहुत सिंपल है, किसी भी इंसान को टॉर्चर, क्रूअल ट्रीटमेंट, इनह्यूमन ट्रीटमेंट या बेइज्जती करने वाले डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट का शिकार नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पुलिस कस्टडी में किसी एक्यूज्ड को कॉन्फेशन लेने के लिए मारना, पीटना या टॉर्चर करना आर्टिकल 5 के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। आर्टिकल 6 कहता है रिकग्निशन एज अ पर्सन बिफोर लॉ। इसका मतलब है मैं लॉ के सामने एक पर्सन हूं। आर्टिकल 7 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है लॉ के सामने सब बराबर हैं। और आर्टिकल 8 कहता है रेमेडी बाय ट्रिब्यूनल। इसको इफेक्टिव रेमेडी भी कह सकते हैं। इसका मतलब है राइट वायलेशन हुआ है तो लीगल रेमेडी मिलेगी। तो आप कंसिडर कीजिए, आर्टिकल 6 कहता है लीगल रिकॉग्निशन, आर्टिकल 7 कहता है इक्वालिटी, आर्टिकल 8 कहता है रेमेडी। आपको मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन लेकर इन तीनों को एक साथ समझाती हूँ। मान लीजिए राहुल नाम का एक पर्सन है जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 6 कहता है कि राहुल को लॉ के सामने एक लीगल पर्सन माना जाएगा। आर्टिकल 7 कहता है कि राहुल के साथ लॉ के सामने किसी दूसरे पर्सन से कम ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 8 कहता है कि अगर राहुल के राइट्स वायलेट हुए हैं तो राहुल के पास एप्रोप्रिएट लीगल रेमेडी लेने का राइट है। सो देयरफॉर आर्टिकल 6 कहता है मैं लॉ के सामने एक पर्सन हूं। आर्टिकल 7 कहता है लॉ के सामने सब बराबर है। और आर्टिकल 8 कहता है अगर मेरा राइट वायलेट हुआ है मुझे लीगल रेमेडी मिलेगी। थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। रिकॉग्निशन एज अ पर्सन बिफोर द लॉ, ये है आर्टिकल 6। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को लॉ के सामने एक पर्सन माना जाएगा, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या सोशल स्टेटस का हो। उसकी लीगल आइडेंटिटी और लीगल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के साथ इनजस्टिस हुआ है तो वो कानून के सामने अपने राइट्स के लिए क्लेम कर सकता है। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारे राइट्स ही नहीं है। सो वेरी इजीली आई कैन समराइज इट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पर्सन बिफोर द लॉ। आर्टिकल 7 इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये कहता है कि लॉ सभी पर्सन के साथ इक्वली बिहेव करेगा।
किसी व्यक्ति को उसके रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस, सोशल स्टेटस या किसी और ग्राउंड के बेसिस पर कानून के प्रोटेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता। पर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हर सिचुएशन में सबके साथ बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट ही होना चाहिए। इक्वालिटी का बेसिक प्रिंसिपल है कि आर्बिट्ररी या डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए और लॉ का प्रोटेक्शन सबको इक्वली अवेलेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक ही ऑफेंस दो अलग लोगों ने किया है तो सिर्फ इसलिए कि एक पर्सन रिच है और दूसरा पुअर, लॉ का बेसिक प्रोटेक्शन अलग नहीं हो सकता। Thus, law is equal for everyone and everyone is equally entitled to the protection of law. Article 8, remedy by tribunal और right to an effective remedy। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके पास कानूनी रेमेडी होनी चाहिए। वो कॉम्पिटेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के सामने जाकर अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए रिलीफ मांग सकता है। एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को इलीगली अरेस्ट या डिटेन किया गया है तो वो अप्रोप्रिएट लीगल फोरम के सामने जाकर अपनी लिबर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए रेमेडी सीक कर सकता है। आर्टिकल 9 कहता है नो आर्बिट्ररी अरेस्ट, आर्टिकल 10 कहता है फेयर ट्रायल और आर्टिकल 11 कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो इसका मतलब है पहले मुझे इलीगली अरेस्ट मत करो, आर्टिकल 9 कह रहा है। फिर अगर केस है तो मुझे फेयर हियरिंग दो, आर्टिकल 10 कहता है। और लास्टली, और जब तक मेरा गिल्ट प्रूव नहीं होता मुझे इनोसेंट मानो, आर्टिकल 11 कहता है। तो ये स्टेप्स क्लियरली कह रहे हैं, या कह लीजिए ये आर्टिकल्स क्लियरली कह रहे हैं कि प्रोसेस फ्लो क्या है इसमें, अरेस्ट करे, फिर फेयर हियरिंग दे, फिर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होनी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूं जिसमें कि तीनों आर्टिकल्स टुगेदर आ जाएंगे। मान लीजिए राहुल पर थेफ्ट का एलिगेशन लगता है। आर्टिकल 9 कहता है कि राहुल को आर्बिट्रली अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अरेस्ट लॉफुल बेसिस और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर राहुल का केस कोर्ट में जाता है, आर्टिकल 10 कहता है कि राहुल को इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल कोर्ट के सामने फेयर एंड पब्लिक हियरिंग मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 11 कहता है कि जब तक राहुल का गिल्ट लॉ के सामने प्रूव नहीं होता, राहुल को इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा। अब थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। आर्टिकल 9 कहता है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिटेंशन और एग्जाइल। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान को मनमाने तरीके से अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता। अरेस्ट के पीछे प्रॉपर लीगल बेसिस होने चाहिए और लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर पुलिस किसी पर्सन को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लेती है क्योंकि पुलिस ऑफिसर को वो पर्सन पसंद नहीं है और कोई प्रॉपर लीगल बेसिस नहीं है, तो ये आर्बिट्ररी अरेस्ट हो सकता है। सो देयरफॉर आर्टिकल 9 कहता है अरेस्ट हो सकता है पर लेकिन मनमाने तरीके से नहीं। आर्टिकल 10 फेयर पब्लिक ट्रायल या राइट टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग। इसका मतलब है कि जब किसी पर्सन के राइट्स और ऑब्लिगेशंस का डिटर्मिनेशन हो रहा हो या उसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्ज हो तो उसको एक फेयर और पब्लिक हियरिंग का राइट मिलना चाहिए। उसकी हियरिंग एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल कोर्ट या ट्रिब्यूनल के सामने होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन पर क्रिमिनल चार्ज लगा है तो उसको सिर्फ एक्यूजेशन के बेसिस पर पनिश नहीं किया जा सकता। उसको प्रॉपर कोर्ट के सामने अपने डिफेंस रखने और फेयर हियरिंग का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सो देयरफॉर जस्टिस should not only be done, the person must get a fair opportunity to be heard. Article 11 innocent until proven guilty, presumption of innocence या कह लीजिए। इसका मतलब है कि innocent until proven guilty, सिर्फ किसी पर्सन पर एलिगेशन लग जाने से वो गिल्टी नहीं हो जाता। जब तक कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने लॉ के अकॉर्डिंग उसका गिल्ट प्रूव नहीं होता तब तक उसको इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर में मान लीजिए ए पर थेफ्ट का एलिगेशन लगा। सिर्फ एलिगेशन लगने से ए थीफ नहीं बन जाता,
कोर्ट में प्रॉपर लीगल प्रोसेस होगा, एविडेंस देखा जाएगा और प्रोसिक्यूशन को अपना केस एस्टैब्लिश करना होगा। जब तक गिल्टी लीगली एस्टैब्लिश नहीं होती, ए को इनोसेंट ही प्रिज्यूम किया जाएगा। आर्टिकल 11 का सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आर्टिकल 11 सिर्फ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बारे में नहीं है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। क्रिमिनल लॉ में किसी पर्सन को ऐसे एक्ट के लिए पनिश नहीं किया जाना चाहिए जो उस टाइम लॉ के अकॉर्डिंग ऑफेंस नहीं था, और पनिशमेंट भी उस ऑफेंस के लिए एप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, किसी पर्सन को बाद में बनाए गए लॉ के बेसिस पर उस काम के लिए क्रिमिनली पनिश नहीं किया जा सकता जो उसने उस वक्त किया था जब वो एक्ट क्राइम नहीं था। अब जब आपने इसको एक साथ याद करना है तो एक साथ याद आप कैसे करेंगे? आर्टिकल 9 का मतलब है अरेस्ट। इसमें आप ऐसे याद कर लीजिए, मुझे बिना लीगल बेसिस के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद आर्टिकल 10 कहता है ट्रायल। इससे आप याद करो, मुझे फेयर और इम्पार्शियल हियरिंग का राइट है। अरेस्ट के बाद एक राइट होता है ना, तो मुझे फेयर और इम्पार्शियल हियरिंग का राइट है। और आर्टिकल 11 कहता है गिल्ट। जब तक गिल्ट प्रूव नहीं होता मैं इनोसेंट हूं। आर्टिकल 12 कहता है प्राइवेसी, आर्टिकल 13 कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड आर्टिकल 14 कहता है असाइलम। सो इसको थोड़ा ब्रीफली बताती हूँ। आर्टिकल 12 कहता है मेरी प्राइवेट लाइफ और पर्सनल स्पेस का रिस्पेक्ट करो। आर्टिकल 13 कहता है मुझे मूव करने, रेजिडेंस चूज करने, कंट्री लीव करने और अपने कंट्री में रिटर्न करने की फ्रीडम है। आर्टिकल 14 कहता है अगर मुझे परसिक्यूशन का जेन्युइन फियर है तो मैं दूसरे कंट्री में प्रोटेक्शन के लिए असाइलम सीक कर सकता हूं। सो देयरफॉर आर्टिकल 12 प्राइवेसी का मतलब है मेरी प्राइवेट लाइफ मेरी प्रोटेक्शन के अंडर है। आर्टिकल 13 मूवमेंट, मैं मूव कर सकता हूँ, रेजिडेंस चूज कर सकता हूँ, लीव और रिटर्न कर सकता हूँ। आर्टिकल 14 असाइलम, ये कहता है परसिक्यूशन से बचने के लिए मैं दूसरे कंट्री में असाइलम सीक कर सकता हूं। Therefore, 12 protects my private life, 13 protects my freedom of movement, and 14 protects my right to seek asylum from persecution. तो रिवाइज करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, 12th प्राइवेसी है, 13th मूवमेंट है और 14th प्रोटेक्शन या असाइलम है। आर्टिकल 14 का मतलब ये नहीं है कि हर पर्सन ऑटोमेटिकली असाइलम का राइट क्लेम कर के किसी भी कंट्री में जा सकता है। आर्टिकल 14 गिव्स अ पर्सन द राइट टू सीक एंड एंजॉय असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन, लेकिन असाइलम ग्रांट होना ऑटोमेटिकली गारंटीड नहीं है। उसके लिए एप्लीकेबल लॉ और सर्कमस्टांसेस को कंसिडर किया जाता है। थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। आर्टिकल 12 कहता है, इसका एग्जाम्पल है, अगर कोई बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के किसी पर्सन के प्राइवेट मैसेजेस रीड करके उसके घर में इंटरफेयर करे या उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को मिसयूज करे तो ये राइट टू प्राइवेसी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट होता है। प्राइवेसी का मतलब होता है निजी जिंदगी, फैमिली का मतलब होता है पारिवारिक जिंदगी और होम का मतलब होता है घर की प्राइवेसी। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है प्राइवेट कम्युनिकेशन, लेटर्स, मैसेजेस एक्सेट्रा। एंड ऑनर एंड रेपुटेशन का मतलब होता है इज्जत और रेपुटेशन। So, in Article 12, it is stated, no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of law against such interference or attacks. आर्टिकल 13 का एग्जाम्पल है, अगर मैं इंडिया में लीगली रह रही हूँ तो जनरली मुझे इंडिया के एक स्टेट या सिटी से दूसरी सिटी में जाने और रहने की जगह चूज करने की फ्रीडम होनी चाहिए। आर्टिकल 13 का ही पार्ट 2 कहता है राइट टू लीव एंड रिटर्न। इसका मतलब है कि एक पर्सन अपनी कंट्री से बाहर जा सकता है और अपने कंट्री में वापस भी आ सकता है। Therefore, Article 13 कहता है I have the freedom to move, live, leave and return. That is move, choose residence, leave, return. आर्टिकल 14 असाइलम का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने कंट्री में परसिक्यूशन का जेन्युइन फियर है
तो वो किसी दूसरे कंट्री में असाइलम सीख कर सकता है और प्रोटेक्शन मांग सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी पर्सन को अपने कंट्री में सीरियस परसिक्यूशन का फियर है, वो किसी दूसरे कंट्री में जाकर प्रोटेक्शन के लिए असाइलम अप्लाई कर सकता है। आर्टिकल 15 कहता है नेशनैलिटी, आर्टिकल 16 कहता है मैरिज एंड फैमिली, आर्टिकल 17 कहता है प्रॉपर्टी। सो आर्टिकल 15 नेशनैलिटी का मतलब है मुझे नेशनैलिटी का राइट है। आर्टिकल 16 का मतलब है मैरिज एंड फैमिली, मुझे फ्री कंसेंट से मैरिज और फैमिली का राइट है। एंड आर्टिकल 17 प्रॉपर्टी, इसका मतलब है मुझे प्रॉपर्टी ओन करने का राइट है। So therefore, Article 15 gives me a nationality, Article 16 gives me the freedom to marry and establish a family with free consent and equality, and Article 17 protects my right to own property. So students, you can remember 15 कहता है nationality, 16 कहता है marriage and family, 17 कहता है property. लॉजिकली अगर हम वे याद रखें तो आइडेंटिटी जो कि कोरिलेट कर रहा है नेशनैलिटी को, फैमिली जो कि कोरिलेट कर रहा है मैरिज एंड फैमिली को, पोजेशंस जो कि कोरिलेट कर रहा है प्रॉपर्टी को। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, हु आई एम लीगली नेशनैलिटी, माई फैमिली लाइफ विच इज मैरिज एंड फैमिली, एंड वॉट आई कैन ओन दैट इज द प्रॉपर्टी। तो एक और याद करने का तरीका भी है। सबसे पहले आर्टिकल 15 कहता है कि मुझे एक नेशनैलिटी का राइट है। आर्टिकल 16 कहता है कि मुझे मैरिज और फैमिली एस्टैब्लिश करने का राइट है और मैरिज फ्री कंसेंट और इक्वालिटी पर बेस्ड होनी चाहिए। आर्टिकल 17 कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी ओन करने का राइट है और मेरी प्रॉपर्टी को आर्बिट्रली नहीं छीना जा सकता। थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। आर्टिकल 15 नेशनैलिटी का सिंपल मतलब है कि हर इंसान को किसी कंट्री की नेशनैलिटी रखने का राइट है। किसी व्यक्ति को बिना प्रॉपर जस्टिफिकेशन के उसकी नेशनैलिटी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, और अगर लॉ अलाउ करता है तो किसी पर्सन को अपनी नेशनैलिटी चेंज करने के राइट से भी आर्बिट्रली रोका नहीं जा सकता और ना ही रोका जाना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है तो उसकी इंडियन नेशनैलिटी उसको इंडियन के साथ एक लीगल रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है। सॉरी, इंडियन के साथ नहीं, इंडिया के साथ लीगल रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है। तो इसका एग्जाम्पल है, अगर किसी पर्सन को सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उसकी नेशनैलिटी से डिप्राइव कर दिया जाए तो ये आर्टिकल 15 के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो सकता है। तो बड़ा प्रिसाइसली आपको समझाऊंगी। एवरी पर्सन हैज द राइट टू नेशनैलिटी। आर्टिकल 16 का एग्जाम्पल है, अगर किसी लड़की या लड़के की मर्जी के बिना उसकी शादी करवाई जा रही है तो इस केस में फ्री एंड फुल कंसेंट एब्सेंट है, इसलिए आर्टिकल 16 का प्रिंसिपल वायलेट हो सकता है। ये मैंने आपको पार्ट 1 दैट इज राइट टू मैरी का एग्जाम्पल दिया है। अब मैं आपको पार्ट 2 इसका है इक्वालिटी इन मैरिज, इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। एग्जैक्टली एग्जाम्पल नहीं है बट मैं आपको समझा रही हूँ कि जो आर्टिकल 16 है ये भी कहता है कि मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स ड्यूरिंग मैरिज एंड इट्स डिसोल्यूशन, यानी कि मैरिज के अंदर भी हस्बैंड और वाइफ के राइट्स इक्वल होने चाहिए। पार्ट 3 इसका कहता है कि फैमिली इज द नेचुरल एंड फंडामेंटल ग्रुप यूनिट ऑफ सोसाइटी। आर्टिकल 16 जो है फैमिली को सोसाइटी की नेचुरल एंड फंडामेंटल यूनिट मानता है। सो देयरफॉर जो आर्टिकल 16 है इसको याद रखने का इजी फॉर्मूला है मैरिज प्लस कंसेंट प्लस इक्वालिटी प्लस फैमिली प्रोटेक्शन। इसको याद रखने के लिए इजी लाइन है, मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फुल कंसेंट, स्पाउसेस शुड हैव इक्वल राइट्स एंड द फैमिली शुड बी प्रोटेक्टेड। आर्टिकल 17 का एग्जाम्पल है, अगर ए ने एक हाउस खरीदा है तो वो इंडिविजुअली उस प्रॉपर्टी का ओनर हो सकता है। अगर ए और बी ने जॉइंटली प्रॉपर्टी खरीदी है तो दोनों उस प्रॉपर्टी को जॉइंटली ओन कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी का पार्ट 1 है राइट टू ओन प्रॉपर्टी, ये कहता है अकेले प्रॉपर्टी रख सकता है एक इंडिविजुअल या फिर इन एसोसिएशन विद अदर्स ओन कर सकता है। दैट इज दो या ज्यादा पर्सन्स जॉइंटली प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 कहता है किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को आर्बिट्ररीली या मनमाने तरीके से नहीं छीना जा सकता या नहीं छीना जाना चाहिए।
एग्जाम्पल, अगर स्टेट या कोई अथॉरिटी बिना लॉफुल बेसिस और प्रॉपर प्रोसीजर के किसी पर्सन की प्रॉपर्टी जबरदस्ती ले लेती है, तो ये आर्टिकल 17 के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो सकता है।
So now Article 24 is rest and leisure, 25 is adequate living standard, and 26 is education. So there's a super easy way to remember these articles. 24 is equal to rest, 25 is equal to basic needs and dignity that is essential for life, and then 26 is education. Article 24, which is rest and leisure, या आप कह लीजिए राइट टू रेस्ट एंड लीजर, इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर इंसान को काम के साथ रेस्ट और फ्री टाइम का भी राइट है। अगर कोई पर्सन काम करता है तो उसको प्रॉपर ब्रेक, रिलैक्सेशन और सफिशिएंट टाइम फॉर पर्सनल लाइफ मिलना चाहिए। आर्टिकल 24 ऑल्सो टॉक्स अबाउट रीजनेबल लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर्स। इसका मतलब है कि वर्किंग आवर्स इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए कि पर्सन की हेल्थ, फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो। It also includes the right to periodic holidays with pay, यानी एम्प्लॉय को रेगुलर हॉलीडेज मिलनी चाहिए और लॉ के अकॉर्डिंग पेड लीव का राइट भी होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर एक वर्कर से रोज 16 से 18 घंटे दैट इज 16 to 18 आवर्स कॉन्टिन्यूसली काम करवाया जाए और उसको प्रॉपर वीकली रेस्ट या लीव ना मिले तो आर्टिकल 24 की स्पिरिट वायलेट होगी। आर्टिकल 25 एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये है कि हर इंसान को एक डिग्निफाइड और हेल्दी लाइफ जीने के लिए बेसिक नेसेसिटीज मिलनी चाहिए। दीज बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूड फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर, नेसेसरी सोशल सर्विसेज। Article 25 also talks about security in situations such as unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other circumstances beyond a person's control. यानी अगर किसी पर्सन की सिचुएशन ऐसी हो जाए वो अपनी बेसिक नीड्स खुद फुलफिल नहीं कर सकता, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इलनेस, डिसेबिलिटी या ओल्ड एज, देन सोसाइटी एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। Article 25 gives special protection to mothers and children. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance, and all children should receive the same social protection regardless of whether they are born within or outside marriage. एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर एक एल्डरली पर्सन के पास इनकम नहीं है और वो अपनी बेसिक फूड, शेल्टर और मेडिकल नीड्स अफोर्ड नहीं कर सकता तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को उसकी प्रोटेक्शन और असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। आर्टिकल 25 शॉर्ट में कह लीजिए इज इक्वल टू हेल्दी और डिग्निफाइड लाइफ के लिए बेसिक नेसेसिटी प्लस सोशल सिक्योरिटी। Article 26 right to education. Article 26 is equal to education का right plus free basic education plus equal opportunity पर plus personality development. इसका एग्जाम्पल देती हूँ, अगर एक चाइल्ड फाइनेंशियली वीक फैमिली से बिलोंग करता है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उसके बेसिक एजुकेशन के राइट को कंप्लीटली डिनाई करने का रीजन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 26 कहता है एजुकेशन इज ह्यूमन राइट, बेसिक एजुकेशन शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी, हायर एजुकेशन शुड बी इक्वली एक्सेसिबल ऑन मेरिट एंड एजुकेशन शुड डेवलप ह्यूमन पर्सनालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। आर्टिकल 26 ये कहता है, इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, इसका मतलब है कि एजुकेशन सिर्फ प्रिविलेज नहीं बल्कि एक बेसिक ह्यूमन राइट है। आर्टिकल 26 says that elementary and fundamental education should be free and compulsory, यानी बेसिक लेवल की एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए और उनको स्कूल भेजना कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। It further says that technical and professional education should be generally available and higher education should be equally accessible to all on basis of merit. मतलब हायर एजुकेशन सिर्फ रिच या पावरफुल लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, एबिलिटी एंड मेरिट के बेसिस पर एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। Most important point, aim of education. Article 26 says education should aim at the full development of human personality and strengthening and respect for human rights and fundamental freedom. यानी एजुकेशन का पर्पस सिर्फ जॉब पाना नहीं है, एजुकेशन का पर्पस है पर्सन को इंटेलेक्चुअली, मॉरली एंड सोशली डेवलप करना और उसमें ह्यूमन राइट्स, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट डेवलप करना।
इसके बाद ये आर्टिकल कहता है एजुकेशन शुड आल्सो प्रमोट अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस एंड फ्रेंडशिप अमंग डिफरेंट नेशंस रेसेस एंड रिलीजियस ग्रुप एंड शुड हेल्प प्रमोट पीस. Parents' right, Article 26 also recognizes that parents have a prior right to choose the kind of education given to their children. Simple words में parents को अपने बच्चे मतलब पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन के रिगार्डिंग चॉइस का इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है. सबसे पहले मैं आपको 27, 28, 29 की वन लाइन मेमोरी ट्रिक बताती हूँ. 27 is equal to I participate, 28 is equal to society support, 29 I have responsibility. यानी 27 what can I enjoy? Culture, arts and science. Then 28 is what environment do I need? Proper social and international order. 29 is what do I owe society? That is duties and responsibility. तो ऐसे आप याद कर सकते हो. आर्टिकल 27 participate in cultural life. आर्टिकल 28 social order. आर्टिकल 29 mutual responsibility. अगर आप ये 3 लाइन फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो इट विल हेल्प यू. आर्टिकल 27 कहता है कल्चर. कल्चर में क्या है? पार्टिसिपेट इन कल्चर, एंजॉय आर्ट्स एंड बेनिफिट फ्रॉम साइंस. आर्टिकल 28 कहता है सोशल ऑर्डर. ऐसी सोसाइटी और इंटरनेशनल सिस्टम जहां ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिकली इंजॉय हो सके. आर्टिकल 29 रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट्स के साथ ड्यूटी भी है. दूसरों के राइट्स का रिस्पेक्ट करो. थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं. पार्टिसिपेट इन कल्चर लाइफ, इसका सिंपल मीनिंग है हर पर्सन को अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी की कल्चर लाइफ में पार्टिसिपेट करने का राइट है. For example, a person should be free to participate in cultural festivals, music and dance, art and literature, traditional activities, theatre and other forms of cultural expression. Article 27 also says that every person should be able to enjoy the benefit of scientific progress. यानी अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई डेवलपमेंट होती है तो उसके बेनिफिट सोसाइटी के लोगों तक पहुंचाने चाहिए. आर्टिकल 27 का सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एवरी पर्सन हैज राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द मॉरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एनी साइंटिफिक, लिटरेरी और आर्टिस्टिक प्रोडक्शन ऑफ विच दे आर ऑथर. सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी पर्सन ने कोई बुक लिखी, पेंटिंग बनाई, साइंटिफिक इन्वेंशन की, म्यूजिक कंपोज किया या आर्टिस्टिक वर्क क्रिएट किया तो उसके क्रिएशन पर उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए. ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है. एग्जाम्पल, अगर एक आर्टिस्ट ने एक ओरिजिनल पेंटिंग बनाई है और कोई दूसरा पर्सन उस पेंटिंग को कॉपी करके अपना नाम से सेल करता है तो क्रिएटर के राइट्स का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 28 का सिंपल मीनिंग है सिर्फ राइट्स को पेपर पर लिख देना इनफ नहीं है. ऐसी सोसाइटी और इंटरनेशनल सिस्टम भी होना चाहिए जहां ये राइट्स प्रैक्टिकली इंजॉय किए जा सके. यानी गवर्नमेंट, सोसाइटी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां ह्यूमन राइट्स रिस्पेक्ट हो, फ्रीडम प्रोटेक्ट हो, इक्वालिटी प्रमोट हो, जस्टिस अवेलेबल हो, डिस्क्रिमिनेशन कम हो, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ कहता है कि एवरीवन हैज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेकिन सोसाइटी या गवर्नमेंट ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे जहां पीपल अपनी ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते तो राइट प्रैक्टिकली मीनिंगफुल नहीं रहेगा. Therefore, Article 28 focuses on the proper social and international system necessary for enjoying human right. Simple example, suppose students के पास education का right है but school ही available नहीं है या education system completely inaccessible है तो सिर्फ right to education declare कर देना sufficient नहीं है. Proper social conditions and institution भी होने चाहिए. आर्टिकल 29 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कम्युनिटी, इसका मतलब है हर पर्सन सोसाइटी का पार्ट है इसलिए हम सिर्फ अपने राइट क्लेम नहीं कर सकते, हमने दूसरे लोगों के राइट्स और फ्रीडम का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है इसका मतलब ये है कि मैं किसी दूसरे पर्सन को अननेसेसरली इंसल्ट, थ्रेटन या हार्म कर सकती हूँ? नहीं, मेरा राइट वहीं तक है जहां से दूसरे पर्सन के राइट्स और डिग्निटी अफेक्ट ना हो. लिमिटेशंस ऑन राइट्स. Article 29 says that in exercising our right and freedoms, we may subject to limitation prescribed by law. These limitations are mainly necessary for
नंबर 1, रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों के राइट्स का रिस्पेक्ट करना, मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉरलिटी, सोसाइटी में बेसिक मॉरल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, फोर्थ है जनरल वेलफेयर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सोसाइटी के ओवरऑल वेलफेयर ऑल वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करना. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 29 डज नॉट मीन दैट गवर्नमेंट्स can arbitrarily take away people right. Restriction should be provided by law and should serve legitimate purposes, especially protecting others and maintaining a functioning democratic society. For example, suppose a person say, I have freedom of speech, so I can say anything I want. The answer is, you have freedom of speech, but you also have a responsibility to respect the rights and dignity of others. So rights are not completely unlimited. तो इन शॉर्ट आर्टिकल 29 राइट्स के साथ ड्यूटीज भी होती हैं. अपने राइट्स यूज करते वक्त दूसरों के राइट्स और सोसाइटी के वेलफेयर का रिस्पेक्ट करना जरूरी है. And now it's Article 30, freedom from state or personal interference. इसका मतलब या मीनिंग सिंपल है. यूडीएचआर में जो राइट्स और फ्रीडम दिए गए हैं उनको कोई स्टेट, ग्रुप या इंडिविजुअल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. यानी गवर्नमेंट भी ये नहीं कह सकती कि हम अपनी पावर यूज करके आपके सारे ह्यूमन राइट्स खत्म कर सकते हैं. सिमिलरली कोई इंडिविजुअल या ग्रुप भी दूसरे पर्सन्स के राइट को कंप्लीटली टेक अवे नहीं कर सकता. आर्टिकल 30 बेसिकली यूडीएचआर के सारे राइट्स को मिसयूज होने से प्रोटेक्ट करता है. इसका मैं आपको एक बहुत प्यारा एग्जांपल देती हूँ. सपोज ए एंड बी आर टू स्टूडेंट्स. ए के पास फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का राइट है अंडर आर्टिकल 19. बी को ए की ओपिनियन पसंद नहीं है. बी कहता है तुम्हें अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट नहीं है बिकॉज आई डोंट अग्री विद यू. दिस इज नॉट करेक्ट. ए का राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन कैन नॉट सिंपली बी टेकन अवे बाय अनदर पर्सन बिकॉज दे डिसएग्री. सिमिलरली इमेजिन अ गवर्नमेंट सेज we don't like this person's opinion, so we will remove all his human rights. Article 30 says that the UDHR cannot be interpreted in a way that allows such destruction of rights. So the basic message is your rights cannot be used as weapon to destroy someone else's right. Now why is Article 30 important? Article 30 act almost like a protective shield over the entire UDHR. Article 1 say 29 gives us different rights and freedom. But Article 30 says don't interpret or use these rights in a way that destroys the right and freedom of others or UDHR itself. For example, freedom of speech cannot mean destroying another person's basic right. Freedom of association cannot mean creating a group whose purpose is to destroy human rights. Government power cannot be used to eliminate the fundamental freedoms recognized by UDHR. छोटी सी समरी, कोई स्टेट, ग्रुप या इंडिविजुअल यूडीएचआर के राइट्स का यूज करके खुद या दूसरों के ह्यूमन राइट्स को डिस्ट्रॉय या टेक अवे नहीं कर सकता. इजी सी मेमोरी ट्रिक है. आर्टिकल 30 is equal to protection of all rights. Okay, Article 30 is the protective shield of UDHR. It says no one can misuse the declaration to destroy the rights and freedom of others. छोटी सी रिवीजन करा देती हूँ. आर्टिकल 27 से 30 तक. आर्टिकल 27 है कल्चर, इसका मतलब है पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ. 28 सोशल ऑर्डर, राइट्स नीड a proper social and international system. 29 responsibility, rights come with duties towards the community. 30 means protection, no one can use the UDHR to destroy human rights. अगर हम एक सेंटेंस में कहना चाहें, we can enjoy our rights, society must support those rights, we must respect others' rights and nobody can destroy those rights.
सो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये जो प्रेजेंटेशन थी ये थोड़ी बड़ी थी, बट ये बेसिकली इसलिए बड़ी हुई है क्योंकि मैंने इसमें पूरा स्ट्रक्चर ऑफ UDHR आपको समझाया है। एंड आई रियली वांट टू से यू गाइस फ्रॉम हार्ट कि अगर आपको ये प्रेजेंटेशन यूजफुल लगी है, प्लीज लाइक कीजिएगा और बेल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू सो मच। एंड यस, इसके बाद इसका पार्ट 3 है जिसमें कि मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ UDHR, इंपॉर्टेंस ऑफ UDHR, लीगल इफेक्ट्स ऑफ UDHR, करेंट वैल्यू एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू UDHR बताया है। तो उसको भी समझने के लिए, जानने के लिए इसका पार्ट 3 वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।